एक साइबरनेटिक राइट हैंड ने पिस्टल पकड़ रखी थी। दो शूटर्स ने टारगेट को मारने के लिए फायर किया। ये सब एम्पायर के लिए था, एम्परर और उसके लोगों के लिए, और किसी भी थ्रेट को नष्ट करना जरूरी था। बुलेट्स एक फ्यूचरिस्टिक सूट पहने एमसी की ओर उड़ रही थीं। यही इंपीरियल गार्ड का एकमात्र उद्देश्य था। आई होल्स तेज लाल फ्लेम की तरह चमकने लगे। एक बुलेट सीधी अपने टारगेट की ओर गई। एमसी ने उसे डिफ्लेक्ट कर दिया। शेल के इम्पैक्ट से कई शूटर्स गिर पड़े। ताजा जले गन पाउडर का स्मोक पिस्टल के बैरल से बाहर फैल गया। फॉग में तालियों की आवाज गूंजी। एमसी ने पीछे मुड़कर देखा। बैटलफील्ड के बीच एमसी ने पिस्टल्स के साथ एक पोज लिया। स्काई में स्पेसशिप्स आपस में बैटल कर रहे थे। एक फ्यूचर अर्थ जहां टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड थी, फिर भी कोई होप नहीं थी। रिसोर्सेज की कमी से पैदा हुई एंडलेस वॉर के कारण अर्थ खुद को ही चीरता चला गया और ह्यूमैनिटी को दूसरे प्लैनेट्स पर माइग्रेट होना पड़ा। अर्थ का बड़ा हिस्सा एक्सप्लोजन्स में एनगल्फ हो गया और एलियन बीइंग्स के इन्वेजन के कारण अर्थ पर लाइफ समाप्त हो गई। एक लोन स्पेसशिप प्लैनेट के ऊपर से गुजरा, लेकिन ह्यूमैनिटी का बचा हुआ हिस्सा स्पेस की विशालता में भटकता रहा और आखिरकार कई सालों की वॉन्डरिंग के बाद उन्हें एक सूटेबल प्लैनेट मिला। कई स्पेसशिप्स उस नए प्लैनेट की ओर उड़ी जिसे ह्यूमैनिटी ने नेविस नाम दिया, जिसका अर्थ न्यू होम था। उन्होंने स्पेस के जरिए दूसरे सर्वाइवर्स को मैसेज भेजा और अपने नए होम के कोऑर्डिनेट साझा किए। इस तरह गैलेक्सी में बिखरे लोग नेविस पर इकट्ठा होने लगे। बेलाटो फेडरेशन ह्यूमंस और दूसरी स्पीशीज के लिए एक फ्री टेरिटरी। माउंटेन्स के बीच एक फ्यूचरिस्टिक सिटी खड़ी थी। अक्रीशन एम्पायर के पास रोबोटिक सोल्जर्स की एक शक्तिशाली आर्मी थी। मेट्रोपोलिस के बीचों बीच एक विशाल होल था। होली अलायंस ऑफ कोरा, एक धार्मिक नेशन जिसके पास शक्तिशाली एनर्जी और मानसिक दृढ़ता थी। हिल टॉप पर एक सिटी बसी थी। 3 हाथ क्रिस्टल की ओर बढ़े। नेविस के रिसोर्सेज भी लिमिटलेस थे, जिसने ह्यूमैनिटी को एक बार फिर वॉर की तैयारी करने पर मजबूर कर दिया ताकि उन्हें मोनोपोलाइज किया जा सके। एक साइबरनेटिक सूट पहने एमसी पिस्टल्स हाथ में लिए चल रहा था। एमसी दूसरे के पास खड़ा हुआ और बोला कि अब उसकी बारी है, और जो चीज उसे ऐसा करने से रोक रही थी उसकी तुलना सबसे की जाएगी। हिमेलियस ने उसे देखा और जोड़ा कि उसे बस अपनी मैजेस्टी को यह दिखाना है कि वो क्या करने में सक्षम है, इसलिए ये न भूले कि यह ट्रेनिंग का एक क्रूशियल स्टेज है। लूका ने पीछे मुड़कर कहा कि देखेंगे कौन अनलकी रहा। एमसी कमांडर की ओर मुड़ा, जिसने पूछा कि क्या उसका नाम लूका है, और कहा कि उसे उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना बेहतर होगा, जिस पर एमसी ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ऐसा करेगा। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हेलमेट सिर पर रखा और सोचा कि उसे कम से कम सारी बुलेट्स को ब्लॉक या डॉज करना चाहिए, जो इंपीरियल गार्ड में ऑफिशियली ज्वाइन करने के लिए एक जरूरी स्किल थी। उसका हेलमेट लाल चमका और उसने जोड़ा कि उसने सारी इमरजेंसी सिमुलेशन ट्रेनिंग पूरी कर ली है। वो एक इंपीरियल गार्ड ट्रेनी स्पेस की सबसे गहरी समझ रखता था, अपने सेंसेस और परसेप्शन एनहांसमेंट प्रोसीजर की वजह से। आर्म्ड मैन की एक क्राउड लूका के सामने खड़ी थी। वे सब उसे देखकर दांत निकाल रहे थे। एमसी ने नोट किया कि उसके अपोनेंट्स सस्ते साइबरनेटिक गियर में 5 सुसाइड बॉम्बर्स थे। उसने अपनी ब्लेड शीट से खींची और जोड़ा कि इसमें 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सुसाइड बॉम्बर्स ने अचानक अपनी मशीन गन्स निकाल ली। लूका ने एक कदम बढ़ाया। वो तुरंत आगे बढ़ा और उन पर अटैक किया। एक के हाथ में पिस्टल थी। उसका हेड जमीन पर गिरने लगा, पीछे ब्लड की ट्रेल छोड़ते हुए। बाकी लोग उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने अपनी पिस्टल्स लूका की ओर तान दी। उसने उन्हें देखा और सोचा कि ये एम्परर को इम्प्रेस करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उसे खुद को अलग साबित करना होगा। सुसाइड बॉम्बर्स अपने हेड्स पीछे फेंके हुए गिर पड़े और लूका सोचने लगा कि उसने ये कैसे दिखा दिया। वो 4 सुसाइड बॉम्बर्स से घिरा हुआ था। उसने नोट किया कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन उसे किसी भी तरह ये करना ही था। प्रोटैगनिस्ट ने गन एनिमी की ओर तानी। एमसी ने आगे देखा और समझा कि उसे अपने सेंसेस को मैक्स तक क्रैंक करना होगा। गन से एक बुलेट निकली। वो सीधी लूका की ओर उड़ती आई। प्रोजेक्टाइल उसकी ब्लेड से टकराई। एमसी ने तेजी से अपनी स्वॉर्ड घुमाकर आने वाली बुलेट्स को ब्लॉक किया। हिमेलियस एमसी को ध्यान से देख रहा था। बिल्डिंग की दीवार पर नेशनल एम्बलम टंगा हुआ था। लूका गन फायर के स्मोक में घिरा खड़ा था। एक तेज डाउनवर्ड मोशन के साथ उसने अपनी ब्लेड से सारा ब्लड पोंछ दिया। अधिक एफर्ट के कारण उसकी नाक से ब्लड टपकने लगा। उसने नोट किया कि उसने कर दिखाया। उसने खुद को आउटडू कर लिया था। एमसी ने मुट्ठी भींची और जोड़ा कि इससे उसकी वैल्यू जरूर बढ़ेगी।
कमांडर ने लूका को जाते हुए देखा और कहा कि उसे नहीं लगा था कि वो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल यूज करेगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं था। एमसी ने अपनी नाक पोंछी और जवाब दिया कि उसने बस सामने वाले की नकल की थी। हिमेलियस ने कहा कि ये एमसी एक प्रोमिनेंट फैमिली से था और शायद उसे पहले से ही इसके लिए ट्रेन किया गया था। वो ऑर्फन्स जैसे लोगों से अलग था। प्रोटैगनिस्ट ने उसकी ओर देखा और कमांडर ने कहा कि उसे वो पसंद है और वो उसे एक गिफ्ट देना चाहता है। हिमेलियस ने अपनी उंगलियां प्रोटैगनिस्ट की आई पर रखी। ट्रेनी सोल्जर्स की क्राउड किसी को डिसडेन से देख रही थी। कमांडर ने दांत दिखाकर मुस्कुराया। उसने लूका की आई क्रश कर दी और कहा कि वो जरा भी नहीं हिला और पूछा कि क्या होने वाला था। उसने कॉम्बैट रेजिलियंस ट्रेनिंग भी परफेक्ट कर ली थी। एमसी की आई से ब्लड बहने लगा और कमांडर ने कहा कि उसे ये पसंद आया, जिस पर एमसी ने जवाब दिया कि उसे खुशी है। पीछे खड़ा एक वॉरियर उसे देख रहा था और एमसी ने जोड़ा कि वो उस आई को वैसे भी हटवा देता, क्योंकि उसे ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्शन वाली आइस चाहिए थी। ईली ने हाथ उठाकर ग्रीटिंग की और कहा कि वो नंबर 12 ईली है। लूका ने उसकी ओर देखा और उसने जोड़ा कि वो उससे बात करना चाहता है। बेयर चेस्टेड प्रोटैगनिस्ट बेड पर बैठा था। ईली ने गिल्ट के साथ पूछा कि वो इतनी अचानक क्यों आया। उसने सिर के पीछे खुजाया और प्रोटैगनिस्ट ने उसे आगे बढ़ने को कहा। एमसी अपनी जैकेट पहन रहा था। ब्लॉन्ड कहा कि उसने शानदार प्रदर्शन किया, वो काफी इंप्रेस था। लूका ने कहा कि यंग मास्टर, अगर वो तारीफ बदलने आया है तो वो गलत जगह आया है। ईली ने उसे देखा और हंस पड़ा और सोचा कि सिर्फ उसका ऑरा ही बता देता है कि वो कार्थिक फैमिली की नोबल अरिस्टोक्रेसी का सदस्य है। उसने एमसी की ओर देखा और जोड़ा कि लॉजिकली नोबल ब्लड वाले से रूखा होना उसके फायदे में नहीं है, लेकिन शायद वो जेलस फील कर रहा है, या बस इसलिए कि वो थका हुआ है। ईली ने उसे एक ब्लू पिल दी और कहा, हे यू गो। व्हाइट साइबरनेटिक प्रोस्थेसिस पर एक सिंगल पिल रखी थी। एमसी ने कहा कि वो ये देने आया था। ये सेंसेस को थोड़ा डल कर देती है, लेकिन इससे उसे बेहतर रेस्ट मिलेगा। लूका ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। ईली ने जवाब दिया कि अगर उसने काफी रेस्ट नहीं किया तो वो कल ठीक से ट्रेन नहीं कर पाएगा और उसे मेंटालिटी पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट ने पिल ले ली। उसने ईली की ओर देखा और कहा कि ये स्ट्रीट्स पर बनने वाली स्लीपिंग पिल्स से अलग है और उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, जबकि उसने बस उसकी नकल की थी। एमसी ने अपनी आई की ओर इशारा किया और जवाब दिया कि उसके पास मैकेनिकल कॉम्बैट आईज है, इसलिए ट्रेजेक्ट्रीज कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं था। और ये और भी इंप्रेसिव था कि उसने ये सब इंस्टिंक्ट से किया। उसने हाथ बढ़ाया और जोड़ा कि शायद इसी वजह से कमांडर ने उसे नोटिस किया, एक ऑर्डिनरी एमसी को, और अपनी एक्सपेंस पर उसे मैकेनिकल आई भी दी। एमसी ने जवाब दिया कि उसने बस ट्रेनिंग में मेहनत की थी। उसने उसकी ओर देखा और जोड़ा कि वो एक फीबल कॉमनर मैग्निफिसेंट अरिस्टोक्रेट्स के सामने कुछ भी नहीं है। स्ट्रीट चिल्ड्रन एक वेकेंट लॉट से गुजर रहे थे। लूका ने कहा कि उसे हर अपॉर्चुनिटी सीज करनी होगी, क्योंकि वो हायरार्की के सबसे नीचे है। ईली उसे चुपचाप देखता रहा। उसने आर्म्स फोल्ड किए और कहा कि उसने सिलेक्शन फेयर तरीके से पास की थी, लेकिन कई नोबल्स थे जो फेल हो गए थे और वो दाव लगाता है कि वो इसके रिजल्ट्स की कीमत चुकाएंगे। उसने प्रोटैगनिस्ट की ओर हल्की नजर डाली और जोड़ा कि कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसे ऐसा ही लगता है। उस जैसे लोग जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, एडवांस्ड सोल्जर कल्टिवेशन प्रोसीजर में कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए अंदर जाने का एकमात्र रास्ता उनकी अपनी मेहनत है। लूका ने उसे देखा और सोचा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक नोबल उसे नोबिलिटी की इम्परफेक्शंस के बारे में बताएगा, और उसने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसने पूछा कि असल में क्या कन्वे करना चाहता है। ईली ने हाथ बढ़ाया और कहा कि वो सच में मानता है कि सिर्फ उसी जैसे लोग टॉप के लायक हैं। लूका ने उसकी हथेली की ओर देखा और ईली ने जोड़ा कि वो उसके लिए रूटिंग कर रहा है। उसने उसका हाथ मिलाया और कहा कि यही वो चाहता था। उसकी आय लाल चमकी और उसने कहा कि ये सब एम्पायर के लिए है। ईली ने उसे इनडिफरेंट नजर से देखा। मेट्रोपोलिस के बीच एक होल से फायर इरप्ट हुई। ये स्टोरी एक ऐसे एमसी की लाइफ की घटनाएं बताएगी जिसे एक मिलिट्री टूल की तरह पाला गया। अकर्टिया के डेस्पोटिक एम्पायर में एक विशाल स्पेसशिप स्काई में उड़ रही थी। एक इमेज प्रकट हुई जिसमें प्लैनेट नेविस का मैप और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ईली डमी पर एम करता है। लूका अपनी पिस्टल उठाता है। डार्क हेड एमसी कॉन्सेंट्रेशन के साथ आगे देखता है। लूका वेपन फायर करता है। डमी एमसी की ओर बढ़ता है। उसका हेड बुलेट होल से भर जाता है। ईली हैरानी से आगे देखकर एमसी से कहता है कि उसने सारे डमीज को सीधे हेड में हिट किया, और जोड़ता है कि टॉप परफॉर्मर्स सच में अलग ही लेवल के होते हैं। सुनहरे बालों वाला आदमी लूका की ओर देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपनी ट्रांसप्लांटेड राइट आई का आदी हो चुका है
ये जोड़ते हुए कि जब कोई क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलाइज करता हो तो शूटिंग में अच्छा होना अनुचित है। लूका आंखें बंद करता है और कहता है कि गार्ड के एक मेंबर को किसी भी वेपन में अच्छा होना चाहिए, ये जोड़ते हुए कि वो ये सब किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहता जो हर बार एक ही जगह पर मारता है। सुनहरे बालों वाला आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि आखिरकार वो शूटिंग में स्पेशलाइज करता है। लूका इली की ओर देखता है और कहता है कि अगर वो इतना केयर फ्री बना रहा तो वो निश्चित रूप से उसे पार कर जाएगा। दूसरा आदमी जवाब देता है कि उसे इससे खुशी होगी क्योंकि वो उसके लिए रूटिंग कर रहा है, ये जोड़ते हुए कि एम्पायर को इली जैसे लोगों की जरूरत है। एमसी दूर घूरता रहता है। सुनहरे बालों वाला आदमी अपनी हथेली देखता है और कहता है कि उनके एम्पायर में स्किल और टैलेंट का मूल्य धीरे धीरे खत्म हो रहा है और जब तक किसी के पास स्टेटस और पैसा है तब तक कमजोर लोग भी गिफ्टेड बन सकते हैं। वो जोड़ता है कि अगर स्वाभाविक रूप से गिफ्टेड कॉमनर्स जैसे वो खुद अचानक असर्ट करने लगे तो लोग आखिरकार सच में गिफ्टेड और अनटैलेंटेड के बीच फर्क करना शुरू करेंगे। और क्या वो ऐसा नहीं सोचता? इंपीरियल गार्ड ट्रेनी आगे घूरता रहता है। इली उसकी ओर देखता है और लूका कहता है कि ये सब एम्पायर की फाउंडेशंस की आलोचना जैसा लगता है और आगे कहता है कि अगर वो ये बात एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट कर दे तो वे उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो कारफिक हो। दूसरा आदमी मुस्कुराता है। सुनहरे बालों वाला हाथ उठाता है और कहता है कि अगर वो ऐसा करने में सक्षम होता तो वो इतनी आसानी से ये सब नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है कि लूका एक अच्छा आदमी है, ये जोड़ते हुए कि वो फिर भी उसका धन्यवाद करता है। लूका अपनी पिस्टल रीलोड करता है और रुकता है, ये कहते हुए कि ये सब उसे कितना गुस्सा दिलाता है। 2 साल बाद ट्रेनिंग बिल्डिंग में मेटल व्हीकल्स रेट पर चलते हैं। हेमिलिस नीचे देखता है और लूका तथा इली को आने वाले ट्रेनिंग सेशन में स्क्वाड्स का नेतृत्व करने का आदेश देता है। कमांडर कैडेट्स की ओर देखता है और कहता है कि अगर किसी को इससे कोई समस्या है तो वे परिसर छोड़ दे। वो जोड़ता है कि अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो वे उसकी योजना के अनुसार आगे बढ़ें। लड़के कमांडर की ओर ध्यान से देखते हैं। व्हीकल्स एक रवीन के सामने रुकते हैं और कमांडर आगे कहता है कि कोरिट्स ने इस रवीन में अवैध रूप से बसावट की है और ये ट्रेनिंग उन्हें फील्ड में अपने स्किल्स परखने देगी। हेमिलिस गुस्से से आगे देखता है और आदेश देता है कि कोई प्रिजनर न लिया जाए और सभी को मार दिया जाए। कमांडर अपने पैर फैलाकर खड़ा होता है। इली आगे देखता है और लूका से कहता है कि ये उनका पहला असली मिशन है। लूका उससे पूछता है कि वो नर्वस क्यों है, ये जोड़ते हुए कि उसने ट्रेनिंग के दौरान लोगों को मारा है, हालांकि इस बार ये एक्सटर्नल मिलिट्री फोर्सेस है। दोनों आदमी रवीन की ओर देखते हैं और इली उद्धृत करता है कि बेलेटा फेडरेशन COR का होली अलायंस है, ये जोड़ते हुए कि अकर्टियन एम्पायर भी बाकी सब की तरह ह्यूमन से ही उतरा है। लूका इली की ओर देखता है और कहता है कि भावुक होने का कोई मतलब नहीं है। काले बालों वाला आदमी दूर देखता है और पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि सीनियर गार्ड्समैन यहां उन्हें बचाने के लिए है। आर्मर पहना हुआ योद्धा अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। एक पूरी तरह नॉमिनाइक लीजनेयर तीखी नजर से आगे देखता है और लूका कहता है कि ये ओवरसीयर्स है जो उन्हें आसानी से मार देंगे अगर उन्होंने किसी की जान बचाने की कोशिश की, क्योंकि इंपीरियल गार्ड में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो अपनी जगह नहीं जानते। इली सिर घुमाता है और एमसी आगे कहता है कि नवास के बाकी सभी निवासी एम्पायर के लिए सिर्फ परेशान करने वाले कीड़े हैं, ये जोड़ते हुए कि उन्हें सिखाया गया था कि उनमें से हर एक एम्पायर को पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल और धोखा देना चाहता है। दूसरा आदमी नजरें झुकाता है और सोच विचार कर कहता है कि वो जानता है और यही उन्हें सिखाया गया था। एक बच्ची एक औरत को फूल देती है। एक योद्धा गिरे हुए शवों के पास से गुजरता है। लाइटहाउस की रोशनी धुंध को चीरती है। तलवार हाथ में लिए योद्धा सड़क पर चलता है, ये सोचते हुए कि उसे लगता है कि कोरिट्स तो हथियार बंद भी नहीं है और ये मिशन बिना किसी घटना के खत्म हो जाना चाहिए। योद्धा आगे देखता है। वो बच्ची की ओर नजर डालता है। बच्ची अपने हाथों से चेहरा ढक लेती है और अपनी मां को पुकारती है। लूका नीचे देखता है, ये सोचते हुए कि बच्ची इतनी डरी हुई है कि हिल भी नहीं पा रही। बच्ची डर से कांपती है। लड़की अपने आंसू पोंछती है। लूका सोचता है कि बच्ची कोई फाइटिंग यूनिट नहीं है जो मुकाबला कर सके और आगे सोचता है कि काश उसके पास पिस्टल होती। आंसू बच्ची के चेहरे से लुढ़कते हैं। कमांडर गुस्से से आगे देखता है और चिल्लाता है कि कोई प्रिजनर न लिया जाए और सभी को मार दिया जाए। लूका अपनी तलवार घुमाता है और सोचता है कि उसे हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये सब पेस्ट्स हैं जो एम्पायर के रिसोर्सेज खा रहे हैं। योद्धा दीवार को अपनी तलवार से तोड़ देता है। लड़की डर से उस तलवार को देखती है जो दीवार को भेद चुकी है। वो आदमी बच्चे के ऊपर झुकता है और धीरे से उसके कान में फुसफुसाता है कि वो मरी होने का नाटक करे, तभी शायद वो जीवित बच सके। एक लाल संकेत प्रकट होता है और नायक सोचता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर जनरल स्टाफ को उसके कार्यों के बारे में पता चल गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। योद्धा वहां से चलता हुआ दूर हो जाता है, ये सोचते हुए कि शायद उसे वापस जाकर उन्हें पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। दीवार के पास एक विस्फोट होता है। लड़का ऊपर की ओर देखता है। ईले अपना सिर घुमाता है। लूका की आंखें फैल जाती हैं। वो सोचता है कि ईले यहां क्या कर रहा है। इसका मतलब है उसने सब कुछ देख लिया। सुनहरे बालों वाला लड़का नीचे की ओर देखता है।
काले बालों वाले लड़के के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं और वो सोचता है कि ईले इसकी रिपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन कोई और इसे देख सकता था। योद्धा सिर घुमाता है, ये सोचते हुए कि उसे ईले पर नजर रखनी होगी। मीनार के शीर्ष पर एक विस्फोट होता है। योद्धा ऊपर देखता है। चोगा पहने व्यक्ति युद्ध मुद्रा में खड़ा हो जाता है। लंबे बालों वाला आदमी हाथ आगे फेंकता है और चिल्लाता है कि वे वहां से दूर हो जाएं। लूका अपने प्रतिद्वंद्वी को देखता है और सोचता है कि क्या उसी ने विस्फोट किया था। चोगा पहना आदमी फिर से मुद्रा बनाता है और नायक सोचता है कि अगर ये व्यक्ति बिना किसी हथियार के विस्फोट कर सकता है तो वो निश्चित ही शक्ति का धारक, फोर्स का उपयोग करता है। ईले नीचे की ओर गिरता चला जाता है। एक चमक ईले के चेहरे को रोशन कर देती है। चोगा पहना व्यक्ति ऊर्जा की किरण से वार करता है। लूका भय से नीचे देखता है, ये सोचते हुए कि ये ऐसा आदमी है जो शक्ति का उपयोग करता है। लंबे बालों वाला आदमी अपनी छाती पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि यहाँ एक मानव बस्ती है, कोई सैन्य अड्डा नहीं। वो जोड़ता है कि उन्होंने उन लोगों को मार डाला है जो सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। लूका योद्धाओं के एक दस्ते के आगे खड़ा होता है और चुपचाप सोचता है कि कप्तान ने उन्हें इसके बारे में क्या बताया होगा, जबकि वो सब जानता था। ईले पराजित होकर जमीन पर पड़ा है, ये कहते हुए कि वो लापरवाह था और उसके पास कोई बहाना नहीं है। लूका सोचता है कि उसे ईले का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि ये सब उसकी झिझक की वजह से हुआ। काले बालों वाला आदमी सामने एकटक घूरता है और सबको तितर-बितर होकर अड्डे पर लौटने का आदेश देता है, ये सोचते हुए कि उसने शक्ति धारण करने वाले योद्धाओं से निपटने की तकनीक का कई बार प्रशिक्षण लिया है। चोगा पहने व्यक्ति योद्धा को हैरानी से देखता है और लूका की ओर ऊर्जा की धाराएं भेजता है। वो सोचता है कि शायद उसने अपने साथियों को भागने का मौका देने के लिए खुद को चारा बनाया था। वो ये भी समझता है कि शक्ति का उपयोग करने के लिए किसी विशेष क्रम की आवश्यकता होती है, इस मामले में हाथों के संकेत। उस व्यक्ति के हाथ में ऊर्जा की एक किरण बनती है और लूका सोचता है कि जब तक वो अंतरिक्ष में दरारें देख पा रहा है, वो विस्फोटों को सह सकता है। चारों ओर विस्फोट छा जाते हैं। उस व्यक्ति की नाक से खून की एक बूंद टपकती है। काले बालों वाला व्यक्ति आगे झपटता है, ये सोचते हुए कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है और कि सहन शक्ति की लड़ाई बेहतर होगी, भले ही उसका शरीर तेज रफ्तार गतियों से पीड़ित हो। वो अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ता है, सोचते हुए कि उसे और तेज हमला करना होगा। लूका उससे भी तेजी से आगे बढ़ता है। वो व्यक्ति विरोधी के रास्ते में खड़ा हो जाता है, गुस्से से सामने देखते हुए। योद्धा उसके पास पहुंच चुका है। नायक सोचता है कि वो अब कभी नहीं बच पाएगा। विरोधी अपनी हथेली आगे फेंकता है। हुड पहना व्यक्ति हाथ से वार करता है। लूका भय से आगे देखता है, सोचते हुए कि शायद वो जीवित नहीं बचेगा। उस व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। लंबे बालों वाला आदमी आंसुओं के साथ लूका को देखता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अभी सिर्फ एक बच्चा है। योद्धा दोनों हाथों से तलवार पकड़ता है। वो आदमी वार करता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है, तलवार से घायल। लूका अपने प्रतिद्वंद्वी पर झुकता है, ये कल्पना करते हुए कि अगर उसने दबाव बनाए न रखा होता तो वो मर गया होता। गोला बारूद के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। योद्धा के चेहरे से पसीने की बूंदें टपकती हैं और वो मन ही मन चिल्लाता है कि करितोवाइट्स सच्चे कट्टरपंथी हैं, जिनकी आस्थाएं समझ से परे हैं। वो हैरानी से सोचता है कि दुश्मन उसे मार क्यों नहीं सका। प्रशिक्षण कोर का प्रतीक उभरता है और एक आवाज उसे आगे बढ़ने को कहती है कि युद्ध के दौरान भावनाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये सब साम्राज्य के लिए है। वो आदमी जमीन पर बैठा है। लूका गुस्से से उसे घूरता है। सम्राट और उसकी प्रजा के लिए हर खतरे का नाश किया जाना चाहिए, यही शाही रक्षक दल के अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य है। योद्धा जलती हुई बस्ती को देखता है और कुछ नहीं। अकैटियन अस्पताल के एक कक्ष में रिकवरी पॉड्स खड़े हैं। लूका भौहें सिकोड़ता है और ईले पूछता है कि क्या उसने जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा महसूस की। नायक पॉड में लेटा रहता है और ईले को बोलने देता है, ये जोड़ते हुए कि लगभग मरने वाला वही था। सुनहरे बालों वाला युवक सिर उठाता है और कहता है कि उसे नए पैर और हाथ मिलेंगे और पूछता है कि उसमें क्या बदलाव होंगे। लूका जवाब देता है कि उसकी पीठ में चोट आई थी और उसने टाइटेनियम की हड्डियां और कृत्रिम त्वचा का आदेश दिया है। वो आगे कहता है कि वो वैसे भी कुछ वर्षों में अपने शरीर को पूरी तरह नया बनाने की योजना बना रहा था और थोड़ा पहले हो जाना और भी बेहतर है। ईले ने नजरें फेर ली और पूछा, तो क्या कमांडर को पता था कि वहां एक शक्तिधारी होगा?
लूका उसे देखता है और जवाब देता है कि अगर उनके गार्ड्स मदद के लिए हिले तक नहीं तो वे खुद ही इसे संभाल लेते, और अंत में कोई हताहत नहीं हुआ। सुनहरे बालों वाला लड़का जोड़ता है कि कमांडर ने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि वो उन्हें परखना चाहते थे। उसने आगे कहा कि ये अजीब था, वो और दूसरा कैडेट जिनके सिर जोरदार विस्फोट में उड़ चुके थे किसी तरह जीवित रह गए थे। ये महज संयोग नहीं हो सकता था। आग के जादू की धाराएं फूट पड़ीं। लूका ने आगे देखा, मीनार पर एक विस्फोट हुआ। काले बालों वाले लड़के ने सामने देखते हुए पूछा कि क्या शायद उस आदमी का उन्हें मारने का इरादा ही नहीं था। आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि लड़का अभी सिर्फ एक बच्चा है। लूका ने क्रोध से आगे देखा और सोचा कि वो पहले ही एक योद्धा, एक सैनिक है और उसकी जान बख्शना उस आदमी की भूल थी। उसने जोड़ा कि यही बेकार की दया कोरेटस के लगातार नष्ट होने का कारण है, और कहा कि कोई आदमी नर्क से अपने साथियों की मौत पर पछता सकता है। इली करवट लेकर बोला और लूका से पूछा कि उसने उस कोरेट बच्चे की ओर आंखें क्यों मूंद ली थीं। लूका ने अपनी नजर केंद्रित की और लड़के से बस इतना कहने को कहा, क्यों? युवक ने करवट बदली और कहा कि वो अपने साथियों की बकबक से तंग आ चुका है, और पूछा कि क्या उसने अपनी भाषा सुधार ली है। लड़के ने भौहें चढ़ाईं और कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी थी और आगे ऐसा नहीं होगा। मेंटोर सीधे खड़े हुए और घोषणा की कि लड़कों ने इंपीरियल गार्ड की 4 साल की ट्रेनिंग में से 2 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने जोड़ा कि कैडेट्स का एक नया बैच आ चुका है और अब ये लड़के उनके लिए आदर्श बनेंगे। युवक शिक्षक के सामने खड़ा था, जिसने आगे कहा कि 2 कैडेट विशेष रूप से उत्कृष्ट हैं, लूका और इली, क्रमशः प्रथम और द्वितीय। आदमी ने लड़कों को देखा और कहा कि वे सेंचुरियन बन सकते हैं और उन्हें साम्राज्य और उसके नागरिकों की भलाई के लिए काम करते रहना चाहिए। लड़कों के चेहरों से पसीने की बूंदें टपकने लगीं और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। इंपीरियल गार्ड की संरचना का एक चार्ट दिखाई दिया। 1000 सैनिक 10 सैकड़ों में विभाजित, प्रत्येक का नेतृत्व एक सेंचुरियन करता है। गार्ड कमांडर मुख्य सेंचुरियन, पहले 100 का सेंचुरियन होता है। मेंटोर ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और कहा कि बस इतना ही, और लड़कों को प्रशिक्षण जारी रखने को कहा। युवक ने सोचा कि उसके जैसे कैडेट जिनका पूरा शरीर यांत्रिक शरीर से बदल दिया जाता है, आमतौर पर 10वें 100 के सेंचुरियन बनाए जाते हैं, सबसे निचला पद। लूका ने आगे देखा और सोचा कि अगर वो 9वें 100 का सेंचुरियन बन सका तो वो महान कार्य कर सकता है। रिंग में एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। इली ने मुक्का उठाया, लूका ने वार रोका। दोनों हाथापाई में भिड़ गए। लूका ने मुक्का उठाया और सोचा कि इली अपने नए हाथ के साथ और भी ताकतवर हो गया है। लड़के ने लात मारी, इली ने बचाव में हाथ आगे किया। वो हैरानी से आगे देखने लगा। लूका ने उग्र होकर हमला किया। एक सुनहरे बालों वाला आदमी उड़ते हुए मुक्के को घूर रहा था। युवक ने हाथ आगे बढ़ाया और अपने दोस्त से कहा कि उसने 124 में से 124 राउंड जीत लिए हैं। इली अकादमी की छत पर बैठा और बोला कि वो इस बार कम से कम एक जीत की उम्मीद कर रहा था। लूका ने जवाब दिया कि अगर नए पुर्जे इतनी आसानी से जीत दिला दें तो प्रशिक्षण का मतलब क्या रह जाएगा। इली ने कहा कि वो इस भाषण के बाद और भी सख्त हो गया है और जो सेंचुरियन की बात थी वो उसके दिमाग में बैठ गई है। लूका ने कहा, बिल्कुल। फिर उसने आगे देखते हुए कहा कि अगर वो इंपीरियल गार्ड में सफल हो गया तो हर जगह उसकी मांग होगी। इली ने कहा कि वो पहले ही उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां उसकी उत्पत्ति मायने नहीं रखती और वो आराम कर सकता है। लूका ने नजरें फेर लीं और कहा कि उसके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है और यही कारण है कि वो पूरी ताकत से ऊपर चढ़ता जा रहा है। उसने कहा कि इली प्रतिभाशाली है लेकिन उसमें प्रेरणा की कमी है और पूछा कि उसने अकादमी ज्वाइन क्यों की। इली ने कहा कि यही तो वो उसके बारे में सोचता है। फिर उसने सिर उठाकर कहा कि वो वैज्ञानिक बनना चाहता था, एक पुरातत्वविद, प्राचीन भूली बिसरी सभ्यताओं का अध्ययन करने के लिए। लूका ने हाथों पर झुकते हुए पूछा कि फिर वो गया क्यों नहीं। इली ने कहा कि उसके साम्राज्य में पुरातत्व, खासकर प्राचीन सभ्यताएं, निषिद्ध है। ऊपर से उसके परिवार में अक्सर जनरल होते हैं और उसे किसी और रास्ते पर नहीं जाने दिया जाता। काले बालों वाले लड़के ने कहा कि वो इस बात से दुखी है कि वो जो प्यार करता है वो नहीं कर सकता, लेकिन फिर कहा कि वो बिगड़ा हुआ है क्योंकि झुग्गिया में लोग सिर्फ एक और दिन जीने का सपना देखते हैं। इली ने कहा कि उसे पता था कि वो यही कहेगा और उसने अपना रहस्य साझा किया था। लूका ने कहा कि इसे साम्राज्य की नींव की आलोचना माना जा सकता है और अगर किसी ने रिपोर्ट कर दी तो उसका अंत हो जाएगा। इली ने आंखें बंद कर उससे वादा लिया कि वो ऐसा नहीं करेगा। लूका ने सिर झुकाकर कहा कि वो इसलिए हिचकिचाया क्योंकि दुश्मन निहत्था था। उसकी आंखों में क्रोध चमक उठा और उसने सम्राट और साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा घोषित की। उसने कहा कि साम्राज्य के शत्रु उसके शत्रु हैं, उसका दोस्त भी अपवाद नहीं है। सुनहरे बालों वाला आदमी उसे घूरता रहा। फिर वो छत से कूद गया और लूका को झूठा कहा। उसने कहा कि अगर उसकी भक्ति सच में अंधी होती तो वो उसे मारने की कोशिश कर चुका होता। निर्जन तटस्थ न्यभूमि, पहाड़ों के पीछे से सूरज उग रहा था।
काले चोगे में एक युवक दीवार पर हाथ रखता है और कहता है कि ये जगह लाखों साल बाद भी ऊर्जा से प्रतिक्रिया देती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो लूका से कहता है कि क्या ये अद्भुत नहीं है कि मानवता के उदय से पहले भी तारों को खोजने वाली सभ्यताएं थीं। लूका गुस्से में सोचता है कि उसने सीमाएं तय कर दी थीं, फिर भी ये लड़का उन्हें रौंदता जा रहा है। दीवार से हाथ लगाए हुए इली को लूका चेतावनी देता है कि ये तो ही मिशन है और अगर कोई मिला तो लड़ाई होगी। तभी सशस्त्र योद्धा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब इस वीडियो पर 10 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं न्यू मनवा एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करें।